नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। बिहार विधानसभा चुनाव में छोटे सरकार को जिताने के लिए पूरी सरकार सड़कों पर उतर आई है। लल्लन सिंह जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने रोड शो किया और साथ ही मोकामा के हर प्रत्याशी जो लल्लन सिंह हैं उनके पक्ष में मतदान करने के लिए सबको आह्वान किया कि हर घर से हर व्यक्ति लल्लन सिंह चुनाव कैंपेन में उतरे, उनके साथ में आप अनंत सिंह बन जाएं और अनंत सिंह बनकर कैंपेन को लीड करें। लेकिन उसके दूसरे दिन ही उससे भी बड़ी बात हो गई जब केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर ने ये कहा कि उनका जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसपे चुनाव आयोग ने नोटिस उन्हें जारी किया है, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष वाले यानी कि जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं उनके जो लोग हैं उनको एक तरह से घरों से निकलने मत दें और बहुत ज्यादा हो तो उनको अपने साथ ले जाएं मतदान कराने के लिए। एक आगो नेता हाथू तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना। एक जमाने में बिहार में ये कहा जाता था कि किस तरह से दबे कुचले जो लोग हैं उनको उस तरह से एम्पावरमेंट उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। बाद के दौर में ऐसा भी समय आया जब लालू प्रसाद का रिजीम था कि बूथ लूट लिए जाते थे, गोली चल जाती थी बूथ पे और उनकी जगह कोई और वोट डाल आता था। अब सवाल है कि केंद्रीय मंत्री अगर खुद कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष के लोगों को घर से नहीं निकलने देना है तो उसके क्या मायने निकाले जाए। हालांकि जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, यानी कि आरजेडी ने इसमें कुछ डॉक्टरी की है। अब सवाल है कि उनकी आवाज है उसमें डॉक्टरी हुई है या फिर सचमुच जो लल्लन सिंह के कहने का मतलब था अनंत सिंह को चुनाव जिताने के लिए वो एक तरह से जनता तक पहुंच चुका है। तो न केवल इस पे हम बात करेंगे लल्लन सिंह के चुनावी कैंपेन की बात, बाकी किस तरह से बिहार में बाहुबलियों के लिए खुद लालू प्रसाद यादव ने अब तक 3 जगह पे जनसभाएं की है या फिर जिसको कहें रोड शो की है। उन 3 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट जो रीतलाल यादव बाहुबली है, जेल में है, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ है, उनके लिए लालू प्रसाद यादव खुद घर से निकलकर चुनावी कैंपेन तक उतरे हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे और साथ ही बिहार चुनाव का जो फर्स्ट फेज है उसका जो जिसको कहते हैं कैंपेन वो एक तरह से खत्म हो गया है। तो फर्स्ट फेज में किसी क्या स्थिति है इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं जिसमें कि अशोक भारती हैं जो चेयरमैन हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ग्रुप, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अंशु रेधानी जो सीनियर जर्नलिस्ट है और अमिताभ भूषण जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमिताभ आपसे कि जिस तरह से लल्लन सिंह की जो भाषा है, लल्लन सिंह खुलेआम एक तरह से कह रहे हैं कि अनंत सिंह को जिताने के लिए हर व्यक्ति को वहां पे अनंत सिंह बनना होगा और दूसरे पक्ष की तरफ इशारा है कि उनको घर से नहीं निकलने देना है। यही काम लालू प्रसाद के जमाने में होता था कि जो दूसरे पक्ष का वोटर है उसको घर से नहीं निकलने दिया जाता था। मतदान केंद्रों पर उस जमाने में बम फोड़े जाते थे, गोलियां भी चलती थी। अब वो सब बंद हो गया है, लेकिन एक तरह से सोफिस्टिकेटेड तरीके से जिसको कहते हैं रिगिंग की तैयारी है या फिर डराने धमकाने की तैयारी है। और दूसरी तरफ रीतलाल यादव के लिए लालू प्रसाद यादव कैंपेन कर रहे हैं। तो बिहार में जो ये बाहुबली फैक्टर है जो कि इतने सालों के बाद भी खत्म नहीं होता दिख रहा है, और नेताओं को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि इन बाहुबलियों को टिकट दें, उनके लिए कैंपेन करें और इस सीमा तक जाकर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस सीमा तक भी चले जाएं। देखिए शंकर जी, दो तीन बातें महत्वपूर्ण है इसमें। पहला जो आपने नेताओं को आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो समय के साथ आप देखिए एक दौर था जब हमारे आपके दरवाजे पर बिहार में कोई ग्रामीण स्कूल के विद्यालय के शिक्षक आते थे तो बड़ा सम्मान होता था, लोग खड़े होकर सम्मान करते थे। लेकिन समय के साथ जाति का बड़ा गुंडा माफिया जब वो दरवाजे तक आने लगा तो लोग जय जयकार लगाने लगे और उसमें अपना सम्मान ढूंढने लगे। तो जब ये दौर शुरू हुआ तो राजनीति में भी आप देखिए कि अनंत सिंह हो या सूरज भान हो या रीत लाल हो या कोई भी XYZ हो, महतो हो, ये सब लोग दलों की मजबूरी इसलिए है क्योंकि समाज के सोचने का नजरिया बदला है। क्यों बदला उसके अन्यानन कारण है, लेकिन बदलने के बाद जब समाज में अपराधियों की स्वीकार्यता बढ़ गई, उनका जय जयकार होने लगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब वो जीतने लगे
तो जाहिर है कि उसके बाद इन लोगों को ये लगा कि भाई इनको साथ ले लो, और साथ ही ना ले लो जब वो जेल में हो। ऐसा तो है नहीं कि सामान्य किसी घटना में कोई रितलाल यादव हो या आनंद सिंह हो, वो किसी सामान्य परिस्थिति में जेल चले गए हैं। अपराध की भी कई तरीके की घटनाएं होती हैं, कोई आर्थिक मसले का कोई अपराध तो है नहीं कि जिसमें वो गए हैं। बिल्कुल। इतने गंभीर मामलों में जेल में बंद हो, और पहले भी जिनका अतीत इतिहास लंबा चौड़ा हो अपराध का, वैसे लोगों के लिए इस तरीके से कहीं लालू यादव निकल रहे हैं, कहीं ललन सिंह जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, और इस परिस्थिति की एक वजह ये भी है कि दोनों तरफ सत्ता में आने की जो लालसा है, उसमें ये मजबूरी भी है। एक एक सीट पर चुनाव महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में हर कोई पहले पहले तो वो टिकट देते हैं और फिर जिताने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, और उसमें लोग पहुंच जाते हैं मांगने के लिए। अब जो मसला मोकामा का है, तो हम्म। निसंदेह जब आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं, एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने अरेस्टिंग कर ली, सरकार ने, पुलिस ने एक्शन लिया, और तीसरी तरफ आप कहते हैं कि हर आदमी अनंत बाबू बन जाओ। तो किस मामले में बन जाओ, वो तो हम्म। बताना पड़ेगा कि किस मामले में अनंत सिंह से क्या आशय है आपका। और दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि एक दो नेता, अब देखिए दो बात है। एक दो नेता का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, पति पत्नी, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाए, या फिर आप ये कह रहे हैं कि जनसुराज के प्रत्याशी को घर से नहीं निकलने दिया जाए, या उनके समर्थकों को। क्योंकि इसमें आप आरजेडी जो बात कह रही है कि पूरे तबके को, पिछड़े तबके को या गरीब तबके को वोट देने से रोकने की कोशिश हो रही है, हम्म। और जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि डॉक्टर्ड है, तो डॉक्टर्ड में तो इतनी ही बात समझ में आ रही है जो वीडियो शेयर किया आरजेडी ने, एक दो नेता का जिक्र है। तो सवाल एक दो नेता का हो या पूरी जमात का हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप एक कबीना मंत्री भारत सरकार के हैं, आप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और आप इस तरीके की भाषा मोकामा के चुनाव में, हम ये समझते हैं कि आपका स्टेक हाई है। वो बिल्कुल। टिकट की सिफारिश ललन सिंह की थी, ललन सिंह उस वहां के लोकसभा सांसद भी हैं, तो जाहिर है कि उनके माथे पर बड़ा जिम्मा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये किसी को भी, किसी एक दो के लिए भी या पूरे समाज के लिए इस तरीके से कहा जाना कि मत निकलने दो, और जाए भी हाथ पांव जोड़े तो ले जाओ, मतदान कराओ, घर में पैक कर दो, तो ये हम्म। कहीं से भी स्वीकार योग्य बात नहीं है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव आयोग की जो परिस्थिति है, चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्यों का इतिश्री कर लिया है। एक हम्म। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से उनको शोकॉज पूछा है, वो जवाब दे देंगे, और उसके बाद इतिश्री हो जाएगा। सवाल ये है कि कई बार ये कहा जाता है कि जिस राज्य में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज्यादा है वहां पर इस तरह के डॉन बाहुबली निकलते हैं और उनकी समाज में स्वीकार्यता बढ़ जाती है। बिहार जैसे राज्य में जहां पे एक समय में अपहरण और किडनैपिंग, मर्डर एक बिजनेस बन गया था, एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन गई थी। लेकिन इसके समानांतर देश में दूसरे राज्य भी हैं जहां पे भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, लेकिन वहां पर इस तरह के डॉन, 22 डॉन बिहार में इस समय चुनाव लड़ रहे हैं कुल मिलाकर, और 22 बाहुबली अलग अलग पार्टियों से उनकी स्वीकार्यता है, वो लगातार टिकट पाते हैं। हर एक पार्टियां उनके लिए फंड, कैंपेन, हर तरह की व्यवस्था करती है, बड़े बड़े नेता उनके कैंपेन में जाते हैं। तो आपको क्या ऐसा नजर आता है कि बिहार या फिर ईस्टर्न यूपी का जो इलाका है वहां पे अभी भी डॉन की स्वीकार्यता बनी हुई है? उसके पीछे के फैक्टर क्या आपको समझ में आते हैं? देखिए शंकर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो डॉन कल्चर है, ये जो माफिया कल्चर है, इस माफिया कल्चर का सामाजिक बैकग्राउंड क्या है? हम्म। मैंने आपकी बात सुनी, आपने लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया। हम्म। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के जमाने से पहले कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी वोट देने घर से निकल नहीं सकता था। हम्म। एक साहस है और दूसरी गुंडागर्दी है। हम्म। अब आप बताइए, ललन सिंह भूमिहार हैं, अनंत हम्म। सिंह भी भूमिहार हैं। हम्म। ललन सिंह और ये भूमिहार भूमिहार का रिश्ता है ना। हम्म। और जो आरजेडी भूमिहार के कैंडिडेट हैं आ, सूरजभान, वो भी उसी जाति से हैं। नहीं नहीं होंगे, मैं ये हम्म। नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भूमिहार नेता ने, जिसका खुलेआम यादव के मर्डर में हाथ हम्म। है, और उस मर्डर करने वाले व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री बचा रहा है।
तो हमें समझना है कि बिहार की राजनीति में जो दलित जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो तो अपने अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं, और अपर कास्ट जो है अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करने के लिए गुंडागर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, सामंतशाही का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसके काउंटर में तो रीतलाल यादव भी है ना। नहीं, मेरी बात कर लेने दीजिए फिर तो ये हमको समझना है। तो हमें हमें देखना है कि जो सामंतशाही तत्व हैं वही गुंडागर्दी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन था? उसको किसने सपोर्ट किया? और लालू यादव तो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों, गरीबों को वोट का अधिकार दिला रहा था। आपको याद होगा टीएन सेशन का जमाना। टीएन सेशन का जमाना, आज तो चुनाव आयोग कुछ भी नहीं है। टीएन सेशन से ज्यादा बेहतर चुनाव आयोग है, नहीं है ना? लेकिन टीएन सेशन के जमाने में लालू यादव चुनकर आए तो टीएन सेशन ने गुंडों को इजाजत दे दी होगी, बदमाशों को इजाजत दे दी होगी वो लालू यादव को जिता दें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज बिहार की जो सिचुएशन है, खुलकर वहां कास्टवार है, और ऊंची जातियां जो हैं वो दलितों को, पिछड़े को सत्ता में आने से रोकना चाहती हैं, किसी भी तरह से रोकना चाहती हैं। नीतीश कुमार के पीछे तमाम सामंतशाही, तमाम गुंडा एलिमेंट, तमाम माफिया लोग नीतीश कुमार के साथ इसलिए हो गए क्योंकि नीतीश कुमार इनके ऊपर थोड़ा सा जो है दयावान थे। लालू यादव चूंकि गरीबों का रिप्रेजेंट करते थे तो उनको जेल में, उनको केस में फंसा दिया। अरे भाई, चारे वाला जो मसला है वो तो जगन्नाथ मिश्रा के जमाने में हुआ था। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जब गरीब अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो उसको भी आप माफिया कह देते हैं, और जो माफिया करता है उसके बारे में आप लोग जो है मीडिया और सारा प्रचार तंत्र खामोश हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री धमका रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी को अपने कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा मांग लेना चाहिए, अगर वो मॉरल नैतिक व्यक्ति हैं तो। क्या मोदी जी की सरकार में एक मंत्री गुंडों का साथ लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में खड़ा रहेगा? ये नरेंद्र मोदी जी या मोदी सरकार क्या संदेश देना चाहती है जनता को, बताएं हमें। अंशु, आपको लगता है कि हमारी कास्ट के जो गुंडे हैं वो ठीक हैं और दूसरी कास्ट के जो गुंडे हैं वो बेकार हैं? क्या बिहार की पॉलिटिक्स इस लेवल पे, इस सीमा पे आ गई है कि ठीक है, अगर भूमिहार जाति का कोई गुंडा है तो वो ठीक है, यादव जाति का गुंडा है तो उसको आप क्रिटिसाइज करो, यादव समाज उसको ग्लोरीफाई करे? आखिर जो गुंडा है बाहुबली है, और जो इस धनबल या फिर जिस तरीके से जिसके ऊपर इस तरह के चार्जेज हैं, मर्डर रेप के चार्जेज हैं, वो तो समाज के लिए, सबके लिए गुंडा है ना। फिर उसको हम क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं, या सारी पार्टियां क्यों नहीं उन्हें अलग करती हैं अपने सिस्टम से? शंकर जी, यहाँ मैं आपको बताऊं कि जितना मेरा बिहार में रहने का एक्सपीरियंस है और जितना मैंने देखा है, तो अक्रॉस द पार्टीज ये सभी गुंडा तत्व मौजूद हैं। मैं नहीं कहूंगी कि किसी एक पार्टी में है, और इसमें जाति की बात है वो भी इतनी मुझे कोई बहुत प्रभावशाली यहाँ पर नहीं नजर आती है, क्योंकि जो गुंडा तत्व है वो गुंडा तत्व ही है, चाहे वो आरजेडी से बिलोंग कर रहे हैं, जेडीयू से हैं, या बीजेपी से हैं, या फिर किसी भी दल से हैं। और जो लोग इनको जिस तरह से परसीव करते हैं, मेरा ये मानना है कि वो अपनी जाति से इनको जोड़ना भी नहीं चाहते हैं। मैंने तो कई भूमिहारों को ये कहते हुए सुना है कि हमको शर्म आती है अनंत सिंह या इस तरह के नेता को हम अपना कहें कि वो हमारी जाति से हैं। कई बार मैंने ये सुना है। और जहां तक आप बात कर रहे थे रीतलाल यादव की भी, और जिस तरह से, तो दानापुर क्षेत्र में खुद देखा है कि कितना बड़ा खौफ है रीतलाल यादव का। आप ये देखिए कि वहां की जो जनता है उनको अपोज भी करना चाहती है, लेकिन वो खुल के अपोज नहीं कर सकती। आज 40 मामलों में रीतलाल यादव जेल में बंद है, कोई साधारण मामले नहीं है। और सब मर्डर, फिरौती। अनंत सिंह कितने मामलों में वांटेड है? बिल्कुल अनंत सिंह, मैं अनंत सिंह किसी का भी उनकी बात नहीं कर रही करेंगे हूँ सर। उनकी बात सर नहीं मैं करेंगे किसी क्योंकि का, आपकी जाति अनंत से आते सिंह भी हैं, है सर। मैं क्योंकि आपके समाज से आते हैं, इसलिए जी रीतलाल यादव बिल्कुल की नहीं, बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अनंत सिंह, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही सर, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो रीतलाल यादव हैं या अनंत सिंह हैं, दोनों उसी समुदाय से। आपने मेरे को ये बताइए ना, उन्हीं का नाम क्यों लिया आपने? अनंत सिंह का नाम क्यों नहीं लिया आपने? हस्बैंड का नाम क्यों नहीं लिया आपने? यहाँ पर मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला भी खड़ी हुई है। मुन्ना शिवानी शुक्ला की बात कर रहे हैं। शिवानी शुक्ला गुंडा है क्या? शिवानी शुक्ला फॉरेन रिटर्न और एजुकेटेड महिला है।
आप हाँ, ये लेकिन मुन्ना देखिए ना, शुक्ला यहाँ उसका क्या जाति को मत आपराधिक रिकॉर्ड घसीटिए, नहीं बताइए ना, आप जाति शिवानी को मत शुक्ला का क्या घसीटिए आपराधिक अशोक रिकॉर्ड जी। है? आप नहीं, यहाँ मुझे जो ये जाति को बताइए, घसीट रहे हैं, शिवानी शुक्ला का आप क्या यहाँ आपराधिक जाति को रिकॉर्ड है? घसीट नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं, आप राज बताइए, राज शिवानी वल्लभ शुक्ला का यादव, क्या जो आपराधिक राज रिकॉर्ड है, वल्लभ ये मुन्ना बताइए यादव मेरे को। शुक्ला जो तो एवरी डे शिवानी रेपिस्ट है, शुक्ला है, हिस्ट्री राज सीकर वल्लभ रहे हैं बाप ना। यादव नहीं है, जो रेपिस्ट तो के उसका क्या चार्जेस है। अपराध है, ये बताइए मेरे को। आप बोलिए। हम्म, शिवानी शुक्ला का क्या अपराध है, बताइए मेरे को। क्या शिवानी शिवानी शुक्ला की, शुक्ला को अधिकार नहीं कि वो चुनाव लड़ पाए? अशोक जी, शिवानी शुक्ला की बात नहीं हो रही है, मुन्ना शुक्ला की बात हो रही है। नहीं मुन्ना, नहीं, कैंडिडेट तो शिवानी शुक्ला है ना, हम्म तो अशोक उसका सर, मुन्ना शुक्ला से आप उसके ये ठीक है, मैंने देखिए कि मान लिया, कितना लेकिन दबदबा चुनाव है, में तो कितनी शिवानी शुक्ला है मजबूरी ना, है कि मुन्ना उनके, शुक्ला नहीं है। आप देखिए उनको उत्तर मुन्ना टिकट, शुक्ला प्रदेश अशोक कल तक जी, में। भारतीय इसलिए, जनता पार्टी के साथ थे, कच्चे अशोक वो जी, एक मिनट, उनको आप मेरी टिकट बात इसलिए सुनिए। नहीं आप मिला है कि तो शिवानी आज शुक्ला दूसरे लंदन लोग, से आज पढ़ वो के जो है आई है। उनको असुर हो टिकट गए। इसलिए मिला है कि वो मुन्ना शुक्ला की बेटी है। तो इसलिए जी सवाल उठेंगे जी कि नहीं अगर कोई लंदन से आप पढ़ के आता और कैंडिडेट टिकट की मिल बात जाता। करो ना, आप उसके हाँ, फादर की बात क्यों कर रहे हो? आज आप ये बताइए कि ओसामा जो हैं अब मुझे सीवान से, बताइए शहाबुद्दीन ओसामा के का क्या बेटे, अपराध है? उन्होंने मुझे उन्होंने बताइए उन्होंने ओसामा के कौन सा खिलाफ इतना क्या बड़ा केस है? कार्य किया है? नहीं, ये मुझे आप बताइए बताइए। ओसामा राज के वल्लभ खिलाफ क्या यादव की केस है? पत्नी को जो टिकट मिला है, राज वल्लभ यादव की पत्नी, जो राज वल्लभ पे इतने रेप के संगीन आरोप थे, तो आप ये नहीं, राज बताइए कि वल्लभ, उनकी मुझे ये पत्नी को बताइए ऐसे कि ही राज टिकट मिला वल्लभ की है? पत्नी का क्या दोष है, ये बताइए ना मेरे को। नहीं, आप भारत ये का बताइए कानून कि क्या कहता राज है? वल्लभ की पत्नी का सामाजिक योगदान बता दीजिए, उनका भारत का राजनीतिक कानून, योगदान बता दीजिए। भारत का कानून अपराधियों पे लागू शंकर जी, होता है, अगर अपराधियों मुझे के अपनी परिवारों बात पर लागू पूरी नहीं करने की होता। बिल्कुल। इजाजत मिले तो ठीक अशोक रहेगा। जी, भारत का कानून अशोक अपराधियों जी, के आपके, परिवार पर लागू नहीं होता, अपराधियों पर लागू होता है। ठीक है अशोक जी, आप अपनी बात रखेंगे, पहले अंशु को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आप अपनी बात को रखेंगे, काउंटर करेंगे। जी अंशु। जी, तो मैं ये कह रही थी, मुझे लगता है कि सभी दलों में जो हैं, उन सभी दलों ने प्रश्रय दिया है अपराधियों को, और इसमें जो है वो जाति पाति का बहुत ज्यादा फैक्टर को ध्यान नहीं रखा गया। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ एक वर्चस्व की राजनीति को बनाना था। और जब हमने क्योंकि ये देखा था कैंडिडेट बहुत। जिनका हम जिक्र कर जी, रहे हैं, वो जिस भी पार्टी से जब चाहते हैं वो टिकट मिल जाता है उन्हें, चाहे वो आरजेडी से, चाहे बिल्कुल एलजेपी से, चाहे बिल्कुल जिस हम बिल्कुल। सूरजभान सिंह की जो बात कर रहे हैं, सूरजभान जी तो एनडीए के एमपी रहे हैं, उनकी पत्नी जी, एमपी रही एलजेपी हैं, एलजेपी एलजेपी, एलजेपी हाँ एलजेपी एलजेपी से से रहे थे, हैं। और अब तो इस तो आरजेडी इसलिए से। तो आप बताइए ये, अब इसमें शोक्सी क्या कहेंगे, खैर छोड़िए। मेरा ये कहना है कि इसमें जाति का फैक्टर उस तरह से नहीं है। यहाँ राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए आपको अपराध को शामिल करना पड़ा। आपको अगर याद होगा, सर को भी याद होगा कि नीतीश कुमार जब चुनाव जीते थे तो यह किस तरीके से उनको घेरा गया था, घेराबंदी हुई थी, और अपराधियों का सहारा उन्हें वहां भी लेना पड़ा था। और आज हम देखते हैं, चाहे वो जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी है, कोई भी दल है, वहां पर अपराधी हैं, क्योंकि अपराधियों का साथ लेना उनकी मजबूरी भी आज नजर आती है, और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उनकी जरूरत भी नजर आती है। मैं रीतलाल यादव की बात यहाँ पर इसलिए कर रही थी कि, और लालू यादव यहाँ क्यों जाते हैं अपना कैंपेन करने के लिए 15 किलोमीटर का इतना बड़ा काफिला बना के। आप देखिए कि सामने कौन खड़ा है, रामकृपाल यादव खड़ा किया है एनडीए ने। तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की एक, जिसे कहा जाए, एक नाक का सवाल भी है कि राम कृपाल यादव, उनको ये लगता था कि उन्होंने जिस तरह से पार्टी छोड़ी और जिस तरीके से उनके साथ किया, वो किसी हालत में नहीं चाहते कि राम कृपाल यादव यहां से जीते। तो वो रीतलाल यादव का यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट करने आए हैं। रीतलाल यादव जो आज इतने मुकदमों में जेल में बंद है, आपको मैं बता रही हूँ कि लास्ट जो है वहां एक बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, और उसी खुद मामले में वहां पे लोग बंद है। कहते हैं कि बिल्कुल। हाँ, हम उनको नहीं चाहते जिताना, बदलना चाहते हैं, पर कई लोग अपना नाम भी नहीं लेते, कि कैमरे के सामने भी नहीं आते, कि इतना खौफ और डर है। सिर्फ रीतलाल यादव की बात नहीं कर रही हूँ, अनंत सिंह का भी वही हाल है। कई लोग हैं शहाबुद्दीन जैसे या अनंत सिंह जैसे, थोड़ा एक रॉबिन हुड वाली भी छवि लाने की कोशिश करते हैं, लोगों की मदद करते हैं पैसे से, वो चीजों को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे भी एक डर ही व्याप्त होता है। ऐसी क्या वजह है, ठीक है। क्या मजबूरी है कि मोकामा में सिर्फ अपराधी ही ऑप्शन है, या सूरजभान है, या अनंत सिंह है, तीसरा कोई आएगा तो गोली चल जाएगी, गट्टा जबकि चल इस बार जाएगा। तो इस जनता बार के तो पास ये कहा एक गया, डर है ये। बिल्कुल अंशु, जबकि इस जी बार तो जो जनसुराज का कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट आरजेडी से टिकट के लिए प्रयासरत था, और ये दुलारचंद यादव खुद सिफारिश करने गए थे कि इससे आरजेडी से टिकट मिल जाए, लेकिन आरजेडी ने उन्हें टिकट जी नहीं दिया, बल्कि सूरजभान की पत्नी को दे दिया। सूरजभान छोड़कर एलजेपी का जो दूसरा धड़ा है उससे वापस आ गए और उनकी पत्नी को टिकट मिल गया। लेकिन हम अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि अब चूंकि फर्स्ट फेज का जो चुनावी कैंपेन है वो एक तरह से खत्म हो गया है। अब आज की तारीख में जो स्थिति है बिहार चुनाव की, जो पार्टियों की स्थिति है,
क्योंकि अगर 2020 के हम सीएसजीएस के आंकड़े को देखें तो 2020 का जो सीएसजीएस का आंकड़ा था उसमें डेवलपमेंट का जो मुद्दा था वो 36% लोगों ने कहा था कि उनके लिए विकास का मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे उन्होंने वोट किया है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा था 20% लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर वोट किया। इन्फ्लेशन का जो मुद्दा था 11% मुद्दा था। उसी तरह से अगर आप देखें कि किस तरह से किस तबके ने किसको वोट किया 2020 के अगर आंकड़े को देखें और आज 2025 में जो ट्रैकर जो अलग अलग सेफोलॉजिस्ट ने अपना ट्रैकर इशू किया है उसके आधार पर क्या लगता है अमिताभ आपको कि इस समय स्थिति किस करवट बैठ रही है? और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि लल्लन सिंह कुल मिलाकर जाके बीजेपी के साथ मिल जाएंगे और पोस्ट पोल सिनेरियो में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनने के लिए लल्लन सिंह को बड़ा इनाम दिया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और नीतीश कुमार को की पार्टी को तोड़ने में लल्लन सिंह का बड़ा रोल होगा। आप ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बाई करते हैं या फिर आपको लगता है आज की तारीख में बिहार की जो लार्जर पिक्चर है वो क्या दिखती है? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो ये है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो चलते रहती है, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पर क्या वोटिंग होगा, ये एक महत्वपूर्ण मसला है। अगर उन षड्यंत्र कथाओं के आधार पर या उन धारणाओं के आधार पर चुनाव प्रभावित हो रहा हो तब तो इसके मायने हैं, लेकिन उस रूप में जहां से मैं देखता हूं चुनाव पर इन बातों का असर नहीं है। कैडर के लिए इन बातों का असर एक हद तक हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे नीतीश कुमार का गठबंधन बदलता रहा है। बदलने के बाद भी क्या उस रूप में गठबंधन के बदलने के बाद कार्यकर्ताओं के भीतर वो असर हुआ था? जब नीतीश कुमार गए थे तो यही कह के गए थे ना कि हमारी पार्टी को तोड़ने की साजिश थी और इसलिए हमने गठबंधन बदला। फिर चुनाव में उसका कितना इम्पैक्ट हुआ? तो मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र कथाएं चलती रहेंगी पर चुनाव पर इसका उस रूप में असर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार के संदर्भ में जो मैं देख रहा हूं, ट्रैकर्स का जो आपने जिक्र किया और जो चुनाव को लेकर परिणामों को विश्लेषित करते हैं या अनुमान लगाते हैं, उसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पर उसमें यह है कि नमूना किस तरीके से लिया गया है, उसमें कितनी प्रामाणिकता है, फिर उसको विश्लेषित कैसे किया गया है, तो वो अगर रखा गया तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी शुचिता, उसकी प्रामाणिकता, उस मेथोलॉजी को ठीक से अगर नहीं पूरा किया गया है तो फिर वो संभावना हम अक्सर देखते हैं कि उलट जाती है वो बात, क्योंकि वो प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं होती। अभी जहां तक मसला है, मैं देख रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में दो तीन चीजें बहुत साफ दिखाई दे रही है जो मेरा नजरिया। पहला कि नीतीश कुमार को लेकर 2020 के चुनाव में जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उनको लेकर लोगों में एक नकारात्मक परिस्थिति थी, वो शायद उनकी बीमारी की वजह से इस समय उस तरीके से उस रूप में वो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव को लेकर जो उत्साह का वातावरण था, 2025 में मैं उस रूप में नहीं देख पा रहा हूं। तीसरी बात यह है कि यहाँ एक एक सीट पर इस समय चुनाव महत्वपूर्ण है। बिहार में किसी भी दल को लेकर कोई लहर जैसी स्थिति नहीं है और ना किसी के विरोध में कोई बहुत बड़ा वातावरण, कोई बहुत बड़ा लहर दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं है। अब सीट टू सीट चीजें बदल रही हैं, तो वैसे में मुझे लगता है कि बिहार का मामला नेक टू नेक का मामला है। और जो मेरा अपना अनुमान है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी थोड़ा बेहतर करेगी 2020 की तुलना में। बीजेपी की परिस्थितियां 20 की तुलना में खराब होगी और आरजेडी की परिस्थिति कमोबेश 20 जैसी रहेगी, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, कमोबेश वैसी ही परिस्थिति बनी रहेगी। तो लगभग नेक टू नेक मामला है। और अंतिम बात जो मैं इस सब में जोड़ना चाह रहा हूं कि देखिए, दो तीन चीजें निकल के सामने आई जिसका आपने जिक्र किया था मोकामा के संदर्भ में और बाकी बिहार के संदर्भ में। एडीआर की एक रिपोर्ट है, बिल्कुल एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में 32% आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग स्वयं चुनाव में हैं या उनके परिजन चुनाव में हैं, और उसमें सभी दलों की भूमिका है। सर्वाधिक जो जिस दल से प्रतिनिधित्व है अपराधी या आपराधिक छवि के लोगों के परिजनों की, वो आरजेडी से है। तो इस समय तमाम दलों के भीतर कोबर छोट कहत अपराधु, किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि इनके यहाँ ज्यादा इनके यहाँ कम, अपराधी सबके यहाँ है। उसमें अगर संख्या गिनने चलेंगे, सर गिनने चलेंगे तो आरजेडी में ज्यादा है। पर उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि सत्ता का राजनीतिक, अपराध का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण, तो ये चरणबद्ध चलता रहा है।
और यहाँ से बदलेगा। भाई प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे थे, और भी कई लोगों ने कोशिश की, प्लूरल्स पार्टी पहुंची थी कोशिश करने की, लेकिन उस कोशिश को स्वीकार कौन कर रहा है? बिल्कुल। कोई भी समाज अगर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए तब तो हम बदलाव की बात कह सकते हैं। लेकिन अभी भी आप किसी भी सीट पर चले जाइए तो वहां कोई भी उस बदलाव की मूड में नहीं है। तीसरी बात है कि जब तक हम सुविधा के हिसाब से चीजों को विश्लेषित करेंगे तब तक ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी कि हमारी जाति का है तो अपराधी अच्छा है, दूसरी बिल्कुल। जाति का है तो अपराधी खराब है। हमारी हमारे पहचान वाले, हमारे जिनके प्रति हमारी आस्था है, वो नेता अपराधी को बढ़ाए तो नेता सामाजिक न्याय कर रहे हैं, दूसरे लोग अपराधी को बढ़ाए तो वो सामंतवादी हैं, वो अपराध बढ़ा रहे हैं। तो दोहरे मानदंड के साथ जब तक समाज चलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए सबसे पहले इस चेतना को विकसित करना पड़ेगा कि अपराध अपराध है, अपराधी अपराधी है। सुविधा के हिसाब से बदलाव की बात नहीं चल सकती। नहीं चलेगी। अशोक जी, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो बिहार चुनाव का मूड है वो क्या समझ में आता है आपको? क्या आरजेडी महागठबंधन का जो अलायंस है वो सत्ता के करीब पहुंच सकता है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, आज जो तेजस्वी यादव ने ये एक और वादा उसमें ऐड कर दिया कि उन्हें लग रहा है कि जो विमेन वोटर है इस चुनाव का सबसे जो एक्स फैक्टर है वो विमेन वोटर है, उसको जब तक वो क्रैक नहीं करेंगे, उसमें लीड नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 2020 में 5-6% की लीड थी नीतीश कुमार को उस वुमेन सेगमेंट में वोटर टर्नआउट की वजह से। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को सफलता मिलेगी उस वुमेन वोटर को क्रैक करने में? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिहार का चुनाव, मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूँ कि काफी टाइट चुनाव है, लेकिन हमारा विश्लेषण थोड़ा अलग है। हमारा विश्लेषण ये है कि चुनाव गुंडा वर्सेस गुंडा नहीं है। यहाँ पर चुनाव सवर्ण बनाम अति पिछड़ा, दलित और पिछड़ा है। ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। और मैं समझता हूं कि ये पहली बार है कि बिहार में चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है और बिहार की अपनी अस्मिता का सवाल है। तो ये दो सवाल बड़ी प्रमुखता से आए हैं। और मैं समझता हूं कि मुझे लगता है आज की तारीख में चुनाव में जो है महागठबंधन को एज है। और मैं इनकी बात से, जब भारतीय जनता पार्टी के अगर वोट की सीट, जैसा अमिताभ जी ने कहा, कम आएंगे, नीतीश जी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूं, और आरजेडी की कमोबेश वैसी स्थिति रहेगी, तो मैं समझता हूं कि हमने, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने दलित समाज के 18,581 वोटर का पोल सर्वे किया था। हमने नैकडोर ने किया था, और दलितों के द्वारा, दलितों, क्योंकि ये जितने भी पोलस्टर हैं, जो ट्रैकर्स हैं, ये दलितों के पास कोई नहीं जाता है। लेकिन तो आपके सर्वे में, हाँ, नैकडोर के सर्वे में क्या दिखा? नैकडोर के सर्वे में ये था कि दलितों के बीच में महागठबंधन को एज है। और हमें ये समझना है कि दलित का मतलब है बिहार का हर 5वां वोट। और इसको थोड़ा सा और डाइसेक्ट करें कि दलितों में मुजहर जो कम्युनिटी है उसमें किसकी लीड थी, जो रविदास हैं उसमें किसकी लीड थी, ये थोड़ा सा समझाएं। हाँ, मैं बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ। अब मैं बल्कि आपको चाहूंगा कि आप इसके ऊपर करना चाहें तो अलग से भी करें, लेकिन मैं भी मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। हमने ये देखा कि दलितों में ओवरऑल जो नीतीश जी के 41% लोग नीतीश जी के काम को पसंद करते थे और बाकी 59% लोग नहीं पसंद करते थे। तो काफी उनकी हाई रैंकिंग है इस मामले में। हमने ये देखा कि रविदास समाज जो है महागठबंधन के फेवर में ज्यादा है। तो वो पिछले चुनाव में भी रविदास के मैं काफी कम्युनिटी वाइज आ रहा हूँ। मैं कम्युनिटी, मेरे पास हमने तो रीजन वाइज भी किया था, कम्युनिटी वाइज भी किया था, कास्ट वाइज भी, सब किया था हमने। और क्योंकि हमें पता था कि ये बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, दलित एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि दलितों के बीच में चिराग पासवान की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन उनकी खुद की जाति के 40% लोग ही चिराग पासवान के साथ है, 60% जो लोग हैं वो भाजपा या महागठबंधन के साथ थे, और महागठबंधन में उसमें एज थी। सिमिलरली मुसर जो समाज है, जो पूर्णिया वगैरह के आसपास उनकी आबादी ज्यादा है या गया में ज्यादा है, पूर्णिया वगैरह के आसपास वो ज्यादातर जो है डोमिनेंट ग्रुप के साथ जाते हैं वो, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी वर्सेस वो जाता है, तो वहां पर जो है महागठबंधन की स्थिति थोड़ी कमजोर थी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वहां महागठबंधन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है पूर्णिया वगैरह साइड में, क्योंकि पिछली बार
पप्पू यादव वगैरह जो लोकल एक्टर थे वो अलग अलग थे। इस बार वो सारे के सारे लोकल एक्टर एक महागठबंधन के साथ है, तो वहां स्थिति उनकी सुधारेगी। ऐसी मिथिलांचल में महागठबंधन की स्थिति थोड़ी कमजोर थी, तो मुझे लगता है कि वहां भी इसलिए जो पहले तो ये भी बात आ रही थी कि शायद तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन वो लड़े नहीं, केवल राघोपुर से ही लड़े। तो मुसहर कम्युनिटी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही थी, और उसका एक सिग्निफिकेंट सेक्शन जो है बीजेपी के साथ जा रहा था और दूसरा सिग्निफिकेंट सेक्शन महागठबंधन के साथ जा रहा था। कितने परसेंट की लीड ओवरऑल ओवरऑल कितने परसेंट की लीड दलितों में एमजीपी के पास है और एनडीए? मैं समझता हूं कि हम ये कह सकते हैं कि 70 और 30 का है, कि 70% वोट जो है दलितों का वो महागठबंधन के फेवर में है और 30% वोट जो है एनडीए उसके अलाइंस के साथ है। तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा गैप है। और मैं एक बात जो अपराध के ऊपर होती मैं बात करके उसको खत्म करना चाहता हूँ कि हम जो सारे गुंडों की बात कर रहे थे, तो मुझको ये बताइए कि जब भेड़िए सामने हो आपके चुनाव में तो क्या भेड़ों को चुनाव लड़वा देंगे वहां पर? बिहार में पूरा चुनाव भेड़ियों के हाथ में रहा है लालू यादव के आने से पहले, और उन भेड़ियों के सामने तो क्या हम भेड़ों को खड़ा कर दें? ये नहीं हो सकता। इसलिए दलित और पिछड़े समाज को भी अपने समाज के उन लोगों को आगे बढ़ाना पड़ा जो भेड़ियों को मुकाबला कर सकते हैं। अब जब भेड़ियों का मुकाबला करने जब भेड़ों में से लोग खड़े हुए तो सरकार, भेड़िए एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम भी भेड़ियों का है, तो भेड़ियों को प्रोटेक्ट करते हैं और जो दलित और पिछड़े समाज में से आगे बढ़ते हैं उनको भेड़िया बना देते हैं। तो ये कहानी सिस्टम वर्सेस सिस्टम के बाहर के लोगों की है। दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग सिस्टम से बाहर के लोग हैं, वो सिस्टम में आना चाहते हैं, लेकिन जो सिस्टम पर काबिज हैं वो येन केन प्रकरण, गुंडागर्दी से, तमाम तरीके से वो जो डेमोक्रेसी के फल लेना चाहते हैं उनको रोकना चाहते हैं। ठीक है अंशु, एक अंतिम टिप्पणी आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि जो स्थिति है बिहार में फर्स्ट फेज की, वहां पर नीतीश कुमार का एज है, बीजेपी का एज है, या फिर तेजस्वी यादव ने जो मोमेंटम था फिर से गेन कर ली है, जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों में वादे किए उसका मोमेंटम दिख रहा है? और प्रशांत किशोर जो कि अब तो रैलियों में ये भी वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई मुझे लगता था कि मेरे आने से पहले आप लोग जनसुराज को वोट देंगे, लेकिन अब लगता है कि आप लोग जिन पार्टियों को देते आए हैं उन्हीं को वोट देंगे। तो यानी कि प्रशांत किशोर ने भी हार मान ली है। जो मुझे लग रहा है कि पल पल गेम बदल रहा है बिहार में, और हर दिन यहाँ पर एक नई जो है चीजें वो निकल कर आ रही है। अगर आज की डेट की मैं बात करूं कि जबकि चुनाव प्रचार थम रहा है और पहले चरण की वोटिंग होगी, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो ज्यादा क्लियर साइड है। क्लियर कहना चाहूंगी, उनकी सारी स्पष्ट है, उनका एजेंडा स्पष्ट है, वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ अगर एनडीए की बात की जाएगी तो यहाँ पर बिखराव ज्यादा नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति नहीं है। और साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज ही मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के इतने बड़े नेता आरके सिंह ने किस तरह का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो पावर प्लांट के साथ समझौता किया गया है अडानी के साथ, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। 62,000 करोड़ के घोटाले की उन्होंने बात की है, और अपने ही अगर कहा जाए एनडीए पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि अभी जो स्थिति नजर आ रही है वहां पर थोड़ा पिछड़ता हुआ एनडीए इस लिहाज से लग रहा है। लेकिन एक बात आपको फिर कहूंगी कि बिहार में जो आज है वो हर सीट की अपनी अलग लड़ाई है, अलग समीकरण है, और नेक टू नेक फाइट है, और हर सीट के समीकरण बदलेंगे। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो महागठबंधन है वो थोड़ा अपर एज ले रहा है। तो पहले चरण के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बीजेपी के लिए यहाँ पर सोचने की स्थिति हो सकती है। मुझे लगता है कि एक सहानुभूति जो है वो शायद जेडीयू के साथ हो सकती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को टार्निश करने की कोशिश की गई, या उनका नाम घोषित नहीं किया गया, या उनको जबरदस्ती बीमार और लाचार बनाने की कोशिश की गई, तो एक सहानुभूति जेडीयू के पास जाएगी। मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार जेडीयू को बीजेपी से अधिक सीटें मिले। तो एक कंफ्यूजन एनडीए में नजर आ रहा है। तो बिहार चुनाव का जो बड़ा टेकअवेज है कि नीतीश कुमार की जबरदस्त वापसी हो रही है। नीतीश कुमार को जो ढेर सारे एनालिस्ट या फिर विचारक, लेखक, राइटर, जर्नलिस्ट ने राइट ऑफ कर दिया था, लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें राइट ऑफ किया था, लेकिन नीतीश कुमार फिर से बाउंस बैक करके
विधानसभा चुनाव में वापसी कर रहे हैं और शायद नीतीश कुमार की जो सीटों की संख्या है वो पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा रहने वाली है। दूसरा जो बड़ा टेक अवे है इस चुनाव का कि जो वुमेन वेलफेयर का जो स्कीम है, नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना जो शुरू की है, वो कहीं ना कहीं वुमेन वोटर को इन्फ्लुएंस किया है। और शायद नीतीश कुमार जो 25 साल 20 साल से उन्होंने महिला वोटर को कैटर करने के लिए जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए एक सेंट्रल स्कीम जिसको कहें एक थीम के तरह तैयार की, उसका इम्पैक्ट बिहार में नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि यूथ किस तरह से, बिहार के युवा किस तरह से मतदान करेंगे, क्या तेजस्वी यादव के पक्ष में मतदान करेंगे, प्रशांत किशोर के पक्ष में मतदान करेंगे, वो कहीं ना कहीं चुनाव की दशा और दिशा को बनाएगा और बिगाड़ेगा। लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए हमारे सारे मेहमान का शुक्रिया। अशोक भारती आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अमिताभ हमसे जुड़े आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।